तो अभी बर्ड केज प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करते हैं हम लोग ये देखते हैं। ये बुक में ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं गिवन है, एनसीईआरटी में भी नहीं है दिया हुआ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। बर्ड केज प्रॉब्लम, ठीक, इसमें है दो सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एक है कि बर्ड इज सिटिंग ऑन द बेस इन एन एयर टाइट केज। एयर टाइट केज का मतलब है कि ऐसा केज है एक जिसमें एयर नहीं आ सकता है, एयर एंटर नहीं कर सकता है या बाहर भी नहीं निकल सकता है एयर, इस तरह का। तो इस केस में, और दूसरा सेकेंड सिचुएशन हम ले रहे हैं, ये दूसरे साइड में सेकेंड, इस सेकेंड वाले केस में एयर बाहर निकल सकता है, इसमें एयर बाहर निकल सकता है। इसको डॉटेड लाइन से हम इसे बना दे रहे हैं ऐसे, इससे एयर बाहर निकल सकता है इस केज से। तो इन दोनों ही केज में सिचुएशन वन में क्या है, बर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह नीचे, इसमें भी नीचे है ऐसे पहले से। तो दोनों केस में बोल रहा है कि अगर ये बर्ड यहाँ पे आ जाए, उसके सेंटर पे आ जाए, तो a bird is sitting on the base in an airtight cage. Now if bird start flying, the bird start flying लिखा है, इसका मतलब है केज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा साइज है इसका केज का, और बर्ड ऐसे हवा में ऐसे है, हवा में रहेगा। ये नहीं सोचना है कि हम लोग के पास तो जो केज होता है उसमें बर्ड फ्लाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फ्लाई करेगा तो इधर कांटेक्ट में आ जाएगा, ये सब साइड में जो वॉल है इसका उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा साइज का है, ठीक है। तो ये इजिली इसमें फ्लाई कर सकता है बर्ड बीच में, इसे तो एकदम सेंटर में रहेगा। यहाँ भी ऐसे सेंटर में इजिली फ्लाई कर सकता है। ऐसे सिचुएशन के लिए सॉल्व करना है। तो पहले एयर टाइट के लिए करते हैं, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन एयर टाइट, एयर टाइट केज के लिए। एयर टाइट, एयर टाइट केज के लिए कैसे, फर्स्ट सिचुएशन है the weight of system will not change if the bird flies with constant velocity। अगर ये constant velocity से fly कर रहा है तो weight of system will not change, मतलब पहले ये यहाँ पे bird बैठा हुआ है फिर fly कर रहा है, क्या इन दोनों केस में weight change होगा क्या? तो weight क्या रीडिंग देगा? ये वेइंग मशीन यहाँ पे एक रख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे वेइंग मशीन ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो इस पे रीडिंग क्या देगा? रीडिंग देगा ये केज का वेट देगा प्लस वेट ऑफ बर्ड देगा, यही टोटल रीडिंग देगा ना। ये वेइंग मशीन टोटल रीडिंग क्या देगा? केज का वेट कितना है और बर्ड का कितना है, ये दोनों का सम देगा ये। तो जब बर्ड ऐसे फ्लाई कर गया यहाँ पे, ऐसे ऊपर एयर में आ गया यहाँ, तो उस केस में ये रीडिंग क्या होगा? तो लिख रहा है कि वेट ऑफ सिस्टम विल नॉट चेंज, यानी कि रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले जितना रीडिंग था बाद में उतना ही रीडिंग है इसके। हालांकि ये बर्ड बीच में आ गया है फिर भी रीडिंग क्यों नहीं चेंज हुआ? देखिए, क्योंकि अगर बीच में ये बर्ड है यहाँ पे फ्लाइज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है अगर, तो उसमें नेट फोर्स जीरो होता है, तो बर्ड का वेट नीचे लग रहा होगा ना mg, तो ये बर्ड नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है बर्ड। ये mg कौन लगा रहा है? अर्थ लगाता है इस पे, अर्थ, यानी ग्रेविटी वाला फोर्स है, ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी से बर्ड नीचे नहीं गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है, इधर मान लेते कर रहा है, या किधर भी ऊपर भी लेंगे कोई फर्क नहीं, ऊपर भी कर रहा है, किधर भी एक डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो मतलब नीचे mg, तो ऊपर क्या लग रहा होगा? mg के इक्वल फोर्स लग रहा होगा ऊपर। ऊपर क्या लग रहा होगा? mg के इक्वल। और ये कौन लगा सकता है? तो बर्ड ये क्या कर रहा होगा? फ्लाई करने के दौरान एयर को नीचे पुश कर रहा होगा ऐसे, तो बदले में एयर उसको ऊपर mg दे दे रहा होगा, mg, है कि नहीं? तो ये बर्ड जब फ्लाई कर रहा होगा तो अपने विंग से ये एयर को नीचे की तरफ धक्का दे रहा होगा ऐसे, यहाँ के आजू बाजू के एयर को नीचे धक्का दे रहा होगा ऐसे, तो रिएक्शन फोर्स एयर दे रहा होगा इस पे ऊपर की तरफ, जिससे ये बर्ड गिरने से बच जा रहा है। यानी mg को बैलेंस कौन किया? एयर, जो इसके ऊपर फोर्स लगाया एयर, राइट। तो एयर कितना फोर्स लगाना चाहिए? mg लगाना चाहिए ना इसमें फोर्स, क्योंकि इसको नीचे अर्थ mg से खींच रही थी, तो दोनों इक्वल होगा तभी तो बर्ड बैलेंस कर पाएगा, नीचे नहीं गिरेगा।
नेट फोर्स 0 होगा। तो एयर ने बर्ड पे फोर्स लगाया mg अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एयर पे भी बर्ड ने फोर्स mg लगाया होगा। तो यहाँ का एयर जो है वो नीचे, एयर पे ये सब एयर पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, जिससे होगा ये केज का वेट, पहले तो वेट ऑफ केज था ही, और भले ही बर्ड ऊपर चला गया तो वेट ऑफ बर्ड नहीं हुआ, यहाँ वेट ऑफ एयर हो गया। अब एयर का कितना वेट, यहाँ पे कितना एयर आकर टक्कर मारेगा, यहाँ कितना वेट होगा एयर का, उतना ही होगा एयर का वेट जितना बर्ड का था। बर्ड का, क्योंकि उसी एयर को बैलेंस करना है बर्ड को, तो एयर का वेट वही है जो बर्ड का वेट था, दैट मीन्स mg। तो रीडिंग सेम टू सेम रहा ना, वेट ऑफ केज और वेट ऑफ बर्ड दोनों अभी भी इस पे लग रहा है, तो वेइंग मशीन रीडिंग अपना चेंज नहीं करेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बर्ड है या बर्ड किसी तरह मैनेज करके हवा में लटका हुआ है, तो भी इन दोनों ही केसेस में वेट ऑफ केज प्लस बर्ड सिस्टम रिमेन सेम। अब तो इस फर्स्ट केस में हमने 2 केस कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट केस में कौन कौन सा केस कंप्लीट किया फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में हमने किया कि बर्ड किसी तरह से मैनेज करके स्टेशनरी है हवा में, या हवा में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो दोनों का आंसर यही होगा कि उसका वेइंग मशीन का रीडिंग चेंज नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे बर्ड नीचे बैठा हुआ था केज में, उसी के जैसा रीडिंग आएगा। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में है कि अगर ये बर्ड एक्सेलरेट करने लगे, अपवर्ड एक्सेलरेशन करने लगे, बर्ड इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर ये बर्ड अपवर्ड एक्सेलरेशन करने लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे, तो इस पे नेट फोर्स होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कब करेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस पे। तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू नीचे लगने वाला फोर्स। नीचे इस पे mg फोर्स लग रहा है, जो अर्थ इसको बर्ड को पुल कर रही है अपनी तरफ mg फोर्स से। तो ये बर्ड ऊपर एक्सेलरेट कैसे करेगा? इसका मतलब ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा इसको। तो ऊपर ज्यादा फोर्स कौन देगा? इसके ऊपर, बर्ड के ऊपर फोर्स तो हवा दे सकता है। ये अपने पंख से नीचे हवा को धक्का देता है, पंख ऐसे ऐसे से पंख ये मूव करता है, तो हवा को नीचे प्रेस करता है ये नीचे की तरफ, तो हवा बदले में रिएक्शन उसको ऊपर देता है ऐसे। तो ये जो हवा रिएक्शन दे रहा है वो mg से ज्यादा है, यानी कि ये अपने पंखों से, ये जो बर्ड है, ये अपने पंखों से, अपने पंख से क्या नीचे की तरफ, ये बर्ड मान लीजिए उल्टा है, तो अपने ये पंख से नीचे की तरफ हवा को ज्यादा दबा रहा होगा, तभी तो उसमें जितना ज्यादा हवा को दबाएगा उतना ज्यादा उसको ऊपर फोर्स मिलेगा। अब इसको ऊपर उड़ना है, इसको ऊपर की तरफ जाना है, तो ये हवा को जोर से धक्का देगा नीचे, तब ऊपर उठ पाएगा। ठीक, तो यानी mg जितना है ना, उससे ज्यादा फोर्स से ये हवा को धक्का देगा, तब उस पर नेट फोर्स, हवा वाला फोर्स mg से ज्यादा होना चाहिए, तब ऊपर की तरफ ये मूव करेगा। यानी कि अगर ये हवा वाला फोर्स ज्यादा है, तो इस ये सब एयर जो है वो ज्यादा इस पे बेस पे फोर्स लगाएगा, राइट। देखिए, ये अपने पंख से हवा को फोर्स लगाया और हवा उसके पंख को ऊपर धक्का दिया। ठीक है, जैसे हम चलते समय जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और मुझे वो आगे की तरफ जमीन लेकर चला जाता है रिएक्शन फोर्स से। तो हवा पे फोर्स ये जो लग रहा है इधर, वो mg से ज्यादा लग रहा है ना, तभी तो हवा उसको mg से ऊपर ज्यादा देगा। तो अगर mg से ज्यादा लग रहा है तो क्या वेट बढ़ जाएगा? पहले वेट था केज का वेट प्लस जो बैठा हुआ नीचे बर्ड था उसका वेट, और अभी हो गया केज का वेट प्लस ये बर्ड का वेट से थोड़ा ज्यादा हवा नीचे की तरफ कंप्रेस्ड है, एयर ज्यादा नीचे कंप्रेस्ड है, तो ये रीडिंग ज्यादा आएगा। तो मोर देन इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू जो बर्ड बैठा हुआ था उससे ज्यादा रीडिंग आएगा। सो वेट ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, ये होगा। अगर बर्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो सिस्टम का वेट इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड केस, थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड केस में व्हेन सिस्टम विल weight of system decrease when bird, या if bird flies with downward acceleration। अगर ये बर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है, क्या इस पे नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, तभी तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करेगा ही, है कि नहीं? तो देखिए, नीचे mg लग रहा है इस बर्ड पे, नीचे क्या लग रहा है mg, और ऊपर क्या लगेगा, एयर जो फोर्स लगाएगा उस पे, ये पंख अपना फड़फड़ाएगा ऐसे, तो एयर
एयर को पंख से दबाएगा नीचे तो एयर उसको ऊपर फोर्स देगा तो एफ एयर लिखती है। अब चूंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब mg ज्यादा होगा एयर, इसका पंख फड़फड़ाने से जो एयर उसको फोर्स दे रहा है ऊपर, वो फोर्स से mg ज्यादा होना चाहिए, तब नीचे की तरफ ये आएगा, राइट। तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो एफ एयर ज्यादा है। तो अब रीडिंग क्या होगा, रीडिंग क्या होता है, तो वेट ऑफ केज प्लस एयर को, एयर जितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि एयर इसके पंख पे लगाएगा तो ये पंख से एयर को उतना ही दबाया होगा ऐसे पेस में। तो अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि ये बर्ड के वेट से ये कम है, बर्ड का वेट क्या था mg, तो ये एफ एयर क्या है, mg से कम है, एफ एयर, राइट। तो mg से कम क्यों है एफ एयर, क्योंकि mg ज्यादा है तभी तो नीचे की तरफ बर्ड आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, यानी mg ज्यादा है, एफ एयर कम है, तो एफ एयर क्या है, कम है, ये कम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये mg से चूंकि कम है ये, इसलिए पूरा का पूरा वेट पहले से कम हो जाएगा, जब बर्ड नीचे बैठा हुआ था उस समय जितना वेट था उससे कम हो जाएगा, तो इसलिए लिखा है विल डिक्रीज। अब विल डिक्रीज वाला हो गया। अब सेकंड केस ये देखते हैं, केस नंबर 2, कि जब बर्ड किसमें है, वायर केज में। वायर मतलब ऐसे हवा, जो हमारे मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वायर वाला यूज करते हैं, पैरोट ये सब उसमें रहता है, तो वायर मतलब हवा इसमें निकल सकता है। तो अब ये पंख फड़फड़ाएगा ना ये, तो नीचे हवा को दबाएगा, तो हवा को नीचे दबाएगा तो यहाँ खाली जगह है, हवा इधर से बाहर निकल जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, मतलब हवा इस केज पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, इस केज पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो जब ये बैठा हुआ था तो वेट उस समय केज का वेट प्लस बर्ड का वेट था, तो जब ये उड़ जाएगा ऊपर बीच में आ जाएगा तो ये वाला पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, बर्ड का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये पंख फड़फड़ाएगा, एयर को नीचे दबाएगा भी तो एयर इधर से निकल जाएगा, क्योंकि ओपन है, इसलिए ये कभी आएगा ही नहीं, खाली केज का वेट दिखाएगा, बर्ड वाला वेट परमानेंटली गायब हो जाएगा, बर्ड को उड़ते ही ये बर्ड का वेट जो था वो गायब हो जाएगा। तो क्या हो गया इसमें, ऑल केसेज में, ये जितने भी हम ऊपर 3-4 केसेस अभी समझाए आपको, सारे ही केसेज में अगर वायर जैसा केज है तो डिक्रीज ही करेगा, डिक्रीज, वेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज भी करके खाली किसका वेट दिखाएगा, केज का ही वेट दिखाएगा, राइट, सिर्फ केज का वेट दिखाएगा, बर्ड का वेट पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था, केज बर्ड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ masses tied by string, सिस्टम ऑफ masses tied by string, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग या रोप ऐसे रहेगा, रोप ये कर दीजिए या स्ट्रिंग है, उससे एक मास कनेक्टेड है और एक पर्सन यहाँ से इसको पुल कर रहा है, ये पर्सन इस पे फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं एफ फोर्स लगा रहा है, और इसका कुछ मास होगा एम। तो इसमें हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि जो रोप होता है ना, एक एक यहाँ से यहाँ तक दो रोप नहीं है, एक ही रोप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही रोप है, तो ये हर जगह सेम टेंशन इसमें होता है, मतलब यहाँ पे जितना टाइट होगा, टाइट मतलब एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नंबर 1 मॉलिक्यूल नंबर 2 को जितना फोर्स से पुल कर रहा होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल नंबर 1 मॉलिक्यूल नंबर 2 को उतने ही फोर्स से पुल कर रहा होगा, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे को उतने ही फोर्स से पुल कर रहे होंगे। तो अगर ये मासिव होता ना, इसका मास होता, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन जब तक नहीं हो तब तक इसको मासलेस लेते हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में इस रस्सी का मास नेग्लिजिबल है। अगर रस्सी का भी मास होगा तो टेंशन अलग अलग आएगा, यहाँ पे टेंशन अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, अलग अलग जगह पर टेंशन अलग होगा। लेकिन मासलेस रोप है, मैक्सिमम क्वेश्चन मासलेस का ही रहता है, 90% क्वेश्चन मासलेस वाला रहेगा। मासी वाला इसके बाद हम करेंगे, मासलेस वाला पूरा कर लेते हैं। तो मासलेस रोप में टेंशन क्या होता है, सेम, एक रस्सी में, एक रोप में, स्ट्रिंग भी इसको लिखा हुआ रहेगा कभी कभी, स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग में या रोप में सेम टेंशन होता है, अगर इसका मास इस ब्लॉक के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है तो, ठीक। ये पहला कॉन्सेप्ट समझ गए कि सेम टेंशन होगा थ्रू आउट द रोप। अब ये टेंशन फोर्स कभी भी कंप्रेसिव नहीं होता है, हमेशा इलास्टिक होता है, हमेशा पुल करता है, पुश नहीं कर सकता है। मतलब एक रस्सी से, आप यहाँ एक ब्लॉक है तो उसे रस्सी बांधकर और इस रस्सी से पुश नहीं कर सकते हैं इसको, ये डंडा नहीं है सॉलिड, ये क्या है, रस्सी है, रोप। तो इससे क्या करते हैं, ऐसे पुश वाला फोर्स नहीं लगेगा, धक्का देने वाला नहीं लगेगा, हमेशा रस्सी के हेल्प से खाली खींचा जा सकता है,
पुल किया जा सकता है। ये एक ध्यान रखना है कि ये पुश टाइप का फोर्स नहीं होगा, हमेशा पुल कर सकता है। और एक रस्सी में सेम टेंशन होता है हर जगह। फिर और क्या ध्यान में रखना है हम लोग को कि इस ब्लॉक के लिए मान लीजिए पता करेंगे कि रस्सी किधर टेंशन फोर्स लगा रहा है, टेंशन का डायरेक्शन पता करना है। तो ये चूंकि पुल करता है, हमेशा क्या करता है, पुल, पुश तो कर नहीं सकता है, खाली ये पुल कर सकता है रस्सी। तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को ऐसे फोर्स थोड़े लगाएगा, ये ऐसे खींचेगा अपनी तरफ। तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिस ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस ऑब्जेक्ट से अवे होगा, अवे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इससे ऐसे होगा टेंशन का डायरेक्शन। इस मैन पे टेंशन किधर लग रहा है पूछेगा, तो ये रस्सी किसी को धक्का नहीं देता है, सबको खींचता है। तो इस मैन को भी रस्सी बोलेगा इधर आ जा तू। तो हमेशा जिसके लिए आपको टेंशन फोर्स निकालना है कि इस आदमी पे रस्सी किधर फोर्स लगाया, उस आदमी से अवे होगा, ये वर्ड्स कभी नहीं होगा ये। तो हमेशा ये पुल टाइप का होता है और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करता है टेंशन फोर्स। अब जो हमने सीखा उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन आइए कर लेते हैं। जैसे ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, 10 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट है, 10, दूसरा पेन लेना पड़ेगा क्या, 10 किलोग्राम का। और ये मैन इस पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे खींच रहा है इसको, ये आदमी उसको कितने फोर्स से खींच रहा है, पुल कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है कितने से, 20 न्यूटन से, 20 न्यूटन से इसको ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ। तो हमको बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा इस रस्सी में, मतलब इस मास में 10 केजी। तो जिसके बारे में पूछेगा एक्सेलरेशन उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। 10 बना दिया, तो 10 बनाए तो इसको कौन खींच रहा है, ये रस्सी खींच रहा है। तो रस्सी पे फोर्स यहाँ टी है, टी टेंशन। और कोई रस्सी पे नहीं, मतलब इस 10 केजी पे रस्सी टी से खींच रहा है। क्या इस 10 केजी पे कोई और फोर्स है, तो कोई बोले हाँ सर ये जमीन उसको ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। फिर इसको अर्थ अपनी तरफ बुला रहा है, mg। तो ये सब वर्टिकल डायरेक्शन वाला है, इसको हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराना है। वर्टिकल में तो ये मूव नहीं कर रहा है ना, इसलिए mg और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो गया, mg और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होकर कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है कि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो इस पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है जो रस्सी लगा रहा है, और रस्सी में टेंशन उतना ही है जितना इस मैन ने अप्लाई किया है, 20। क्योंकि इसके हाथ के पास एकदम जितना टेंशन है यहाँ उतना ही टेंशन होगा, यहाँ उतना ही होगा। एक रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होता है, तो ये 20 लगाया तो पूरे रस्सी में 20 मिल गया, तो ये T इक्वल टू 20 मिल गया उसको। तो न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि जितना भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस पे समेशन क्या करें हम, एक ही फोर्स को लग रहा है 20, तो 20 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास है 10 और एक्सीलरेशन पूछा है इस क्वेश्चन में, तो 2 एक्सेलरेशन आ गया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये m मास एक्सेलरेट करेगा 20 न्यूटन फोर्स लगाने से। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये मैन जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स रस्सी में होता है, मैन जितना फोर्स लगाएगा इस रोप में उतना ही टेंशन होगा, अगर मैन के हाथ में रस्सी है तो। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि एक ब्लॉक यहाँ है, सपोज 4 केजी, दूसरा ब्लॉक है उसके सामने 2 केजी, और तब यहाँ पे ये सब हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से कोई इसको पुल कर रहा है, ऐसे आगे खींच रहा है 20 न्यूटन से। ये 20 न्यूटन से ये पुल कर रहा है इसको ना, खींच रहा है। तो इस बार इस रस्सी में 20 फोर्स होगा, ये जो रस्सी है उसमें 20 होगा, इस रस्सी में 20 नहीं होगा, क्योंकि ये मैन के हाथ में थोड़े ही है, ये तो अलग है रस्सी। तो इसमें टेंशन हम मान लेते हैं कि टेंशन कुछ होगा T1। अब ये टेंशन हमको निकालना है, ये रस्सी कितना टाइट होगा। जो इस आदमी के हाथ में है वो तो जितना ये मैन फोर्स लगाएगा उतना ही टाइट रहेगा, 20 है तो ये 20 टाइट रहेगा रस्सी। लेकिन ये 2 और 4 के बीच में जो रस्सी है उसमें कितना टेंशन है, ये निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले हम ये दोनों मास को एक सिस्टम ले लेते हैं, दोनों मास को क्या लेंगे, सिस्टम। तो अगर ये दोनों एक सिस्टम है और ये मैन एक्सटर्नल है, तो टोटल फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया, ये 20 हो गया, क्योंकि ये जो T1 रस्सी लगा रहा है फोर्स, ये तो इंटरनल में काउंट हो जाएगा, एक्सटर्नल तो खाली ये 20 हुआ। तो टोटल फोर्स 20 और टोटल मास 4 और 2 6, और टोटल एक्सेलरेशन a। तो 20/6 कर दिए तो ये a एक्सेलरेशन मिल गया, कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया 10/3, यानी 10/3 एक्सेलरेशन से ये दोनों ब्लॉक आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, दोनों ब्लॉक
अब मुझे ये टेंशन निकालना है तो खाली 4 kg का डायग्राम बनाएंगे, 4 kg का। तो 4 kg पे फोर्स अगर देखें तो आगे की तरफ T1 लगा, क्योंकि ये जो मैन है वो 4 kg पे थोड़े फोर्स लगाया है, मैन तो बहुत दूर है 4 kg से। 4 kg को तो ये रस्सी आगे खींचा है, अगर ये रस्सी को कट कर देंगे तो 4 kg आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो 4 kg पे ओनली फोर्स T लग रहा है, T1 ओनली फोर्स लग रहा है बस, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो न्यूटन लॉ इसके लिए लिखेंगे हम, तो T1 इक्वल टू मास है 4 और एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन 10/3, क्योंकि जितना कॉमन एक्सेलरेशन है वही 4 kg का एक्सेलरेशन है, तो 10/3 लिख दिए। तो यानी कि टेंशन आ गया 40/3। 40/3 करेंगे तो वो 20 से कम आना चाहिए, कम है क्या 20 से, देखते हैं। 1 और 3 13, और यहाँ 1 हो गया, तो ये नीचे क्या था, 3 था ना, 3, तो 33 ऐसे आ रहा है, 13.33 आ रहा है। यानी कि इस रस्सी में टेंशन है 13.33 ऐसे टेंशन है, लेकिन आगे वाले रस्सी में पूरा का पूरा 20 टेंशन था।